हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 30 एंड 31 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डिस्कसिंग, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन इट। द लिंक हैज़ बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एज वेल एज लाइक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज हमें 5 आर्टिकल डिस्कस करने हैं और पांचों के पांचों काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टू द सिलेबस, एंड वी विल सी वन बाय वन। तो सबसे पहला आर्टिकल बेसिकली इंडिया और ओमान के बीच का है। और आपको ही पता है ओमान और इंडिया के जो रिलेशन है काफी ज्यादा न्यूज में है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बिकॉज ओमान का आप लोकेशन अगर देखो तो पहली बात तो ये कि ये आपका मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री है और यहाँ पर आप ओमान को देख सकते हो। ये है आपका ओमान का मैप, है ना। और इंडियन ओशियन में आपका ये ओमान बॉर्डर शेयर करता है, खासकर अरेबियन सी। यहाँ पर आप अरेबियन सी को भी देख सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पोर्ट को आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, डुकम पोर्ट, ठीक है। और ओमान का कैपिटल कहाँ है? मस्कैट। तो ये दो तीन चीज आपको समझनी जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशियन में वो बढ़ता जा रहा है। और बेसिकली वो ये बहाने करता है क्योंकि हमारा एक्सटेंसिव ट्रेड होता है वाया इंडियन ओशियन, इसलिए हमें अपना प्रेजेंस इंडियन ओशियन में मौजूद रखने की जरूरत है। हालांकि आपको ही पता है उसका जो नियति है कुछ और ही होता है। सो भारत को पहली बात तो ये कि डुकम पोर्ट की जो एसेसिबिलिटी है वो मिली है। और इस एसेसिबिलिटी के मिलने के बाद कहीं ना कहीं भारत इंडियन ओशियन पर निगरानी रख सकता है, अपने जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, जो ट्रेड होते हैं उस पर निगरानी रख सकता है, सो दैट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस मजबूत किए जाए। तो ये सब बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, तो होप आपको ओमान का जो सिग्निफिकेंस है वो पता चल रहा होगा। अब बात करते हैं इश्यू क्या है, लेकिन उससे जानने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपका टॉपिक होगा बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये आपका डायरेक्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो अभी इंडिया और ओमान 10th ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी समिट होल्ड करने वाली है। और ये जो आपका JMCC है ये बेसिकली एक प्रकार से हाईएस्ट फोरम है जहां पर डिफेंस इंगेजमेंट होता है, डिफेंस रिलेटेड टॉक्स होती है बिटवीन द टू नेशंस। और इस फोरम के माध्यम से एक प्रकार से गाइडेंस निकल कर आती है कि कैसे डिफेंस एक्सचेंजेस बिटवीन द नेशंस होंगे, क्या एग्रीमेंट होगा, कैसे हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं, सो दैट जो भी आपके इश्यूज हैं, चाहे वो आपका पायरेसी रिलेटेड इश्यू हो, चाहे वो आपका टेररिज्म रिलेटेड इश्यू हो, उसको डील किया जा सके। और अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो इस्टेब्लिश हुए हैं बिटवीन इंडिया और ओमान, तो 1955 में यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुआ था। जब हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हम इंगेज करते हैं दूसरे देशों के साथ। लेट्स से यहाँ पर ओमान है तो ओमान के साथ इंगेज करते हैं, वेरियस एग्रीमेंट करते हैं, कॉपरेशन, ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, सो दैट जो कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन है दोनों देश के बीच में बढ़ाई जा सके इन डिफरेंट सेक्टर। और फिर बाद में रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे 2008 में। और जो मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेजर एरियाज ऑफ कॉपरेशन, किस किस फील्ड में कॉपरेशन बिटवीन द टू नेशंस देखने को मिली है। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डिफेंस रिलेटेड कॉपरेशन। ओमान जो है आपका इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है गल्फ रीजन में। ये है आपका पूरा गल्फ रीजन, आप भी देख सकते हो। और इतना ही नहीं, भारत की जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे आपका नेवी हो, एयर हो या फिर आपका आर्मी हो, रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइजेज करती रहती हैं ओमान
के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। बायलैटरल का मतलब ही होता है दो देश, और यहाँ पर आपका ओमान है और इंडिया है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ओमान क्रिटिकल ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडियन नेवल डिप्लॉयमेंट को, जो भी इंडियन नेवल यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं, सो दैट एंटी पायरेसी मिशंस इंडियन नेवी कंटिन्यू कर सके। बिकॉज आपको पता है बहुत सारे वेसल्स इंडिया के गुजरते हैं, चाहे वो आपका क्रूड ऑयल वाला वेसल हो या फिर जो भी ट्रेड की जाती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मूव किए जाते हैं फ्रॉम द ओशियन, तो पायरेसी की चिंता तो होती ही होती है। तो ओमान जो है वो आपका क्रिटिकल ऑपरेशनल सपोर्ट इंडियन नेवी को प्रोवाइड करता है इन द अरेबियन सी, सो दैट पायरेसी पर रोक लगाई जा सके। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है आपका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि जो आप ये दुकुम पोर्ट देख रहे हो ओमान का, भारत को इसकी एसेसिबिलिटी मिल गई है कि ये मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस डालने का प्रयास कर रहा है इंडियन ओशियन में, है ना, एक प्रकार से कह सकते हो भारत के लिए तो सही बात नहीं ही है। तो भारत भी अपना जो प्रेजेंस है वो मजबूत कर रहा है, सो दैट चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके, ठीक है। और ओमान जो है एक इंपॉर्टेंट की पिलर है इंडिया के वेस्ट एशिया पॉलिसी का। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड कमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप देख सकते हो 2019-20 के पीरियड में बायलैटरल ट्रेड जो है वो आपका $5.93 बिलियन का रहा है। हालांकि कम है, लेकिन पोटेंशियल काफी ज्यादा है, बढ़ाए जा सकते हैं। और ओमान के लिए इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है जो भी ओमान इंपोर्ट करता है अपने देश में। और साथ ही साथ जो ओमान है वो इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, जिसके तहत ओमान जो भी अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है या फिर किया है 2019 में, तीसरा लार्जेस्ट मार्केट इंडिया ही है, ठीक है। तो दोनों तरफ से सिग्निफिकेंस है, एक प्रकार से ओमान के लिए भी, एक प्रकार से इंडिया के लिए भी। और इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या क्या है, चाहे डिफेंस की हो, स्ट्रेटजी की हो, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल की हो, एज वेल एज कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी है। और वो इसीलिए बिकॉज दोनों जो देश हैं एक प्रकार से क्लोज कल्चर रिलेशन शेयर करते हैं सिंस द टाइम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिले। तो ये जो हमारे रिलेशन है आज के नहीं है, काफी पुराने हैं अगर हम देखें तो। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हो मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अनुसार ओमान को मगन भी कहा गया है। और लगभग 6 लाख इंडियंस ओमान में रहते हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट समझ रहे होगे ओमान का, काफी ज्यादा न्यूज में है ओमान, इसलिए इस पर क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। चाहे प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में आप देख सकते हो डुकम पोर्ट याद रखना है। ओमान किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है? यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ठीक है। और इसका कोस्ट लाइन आप देख सकते हो अरेबियन सी की तरफ इंक्लाइन करता है। मुस्कैट कैपिटल है ओमान का, ये भी हमने देखा। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। 2021 saw 21% जंप इन प्रिजनर्स ऑन डेथ रॉ टू 488। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका 2021 का पीरियड रहा है इसमें 21% जंप देखने को मिले हैं जहां पर प्रिजनर्स को डेथ सेंटेंस मिले हैं। और जो आंकड़े हैं वो हैं आपके 488। अब ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल है और इसका कारण ये बताया गया था कि जो लॉकडाउन सब हुए थे इसके कारण जो टाइमली वे में प्रोसीडिंग होनी थी वो सब नहीं हो पाई, है ना। जितने दिन ट्रायल कोर्ट्स को बैठने थे वो नहीं बैठ पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड रेस्ट्रिक्शन। तो इसके कारण केसेस में या फिर इस इश्यू में इजाफा देखने को मिला है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल से आप पढ़ भी सकते हो। तो इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो सिलेबस की बात करें तो देख सकते हो मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। तो रिसेंट रिपोर्ट
के अनुसार 2021 में आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिजनर जिसको डेथ सेंटेंस मिली है सिंस 2016, यानी कि 2016 के बाद से ये जो 2021 है वो सबसे बड़ा आंकड़ा है जिसको डेथ सेंटेंस मिला है। एंड 2020 के कंपैरिजन में 21% का इजाफा है। तो अगर हम बात करें कैपिटल पनिशमेंट या फिर सिंपली इसी को डेथ पेनल्टी भी कहते हैं, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब सिंपली यही है कि जब कन्विक्शन करार दे दिया जाता है किसी व्यक्ति को बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो जो सजा दी जाती है वो डेथ सेंटेंस दी जाती है ना। एंड अगर हम बात करें एक डाटा की, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जो आप आर्गुमेंट इन अगेंस्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट के रूप में लिख सकते हो, वो ये कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो कहते हैं कि लगभग 142 कंट्रीज ऐसे हैं जिसने या तो डेथ पेनल्टी के प्रोविजन को ही खत्म कर दिया है या फिर वो यूज ही नहीं करते, है ना। तो ये आप आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेथ सेंटेंस में लिख सकते हो, डाटा के अनुसार शुरुआत कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि सपोर्ट की बात करें तो पहली बात तो है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन के तहत क्या बातें होती हैं कि भाई साहब जो भी रियल जस्टिस अगर देनी है वो तभी होंगी जब कोई भी गलत करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, यानी कि जो जितना ज्यादा गलत करेगा उतना हार्श पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है रेट्रिब्यूशन का, ठीक है। देख सकते हो, रियल जस्टिस रिक्वायर्स पीपल टू सफर फॉर देयर रॉन्ग डूइंग एंड टू सफर इन ए वे अप्रोप्रिएट फॉर द क्राइम, यानी कि जो जितना हार्श क्राइम करेगा उतनी ज्यादा कठिन सजा मिलेगी। ये हुआ रिट्रीब्यूशन का मतलब। दूसरा आपका डेटरेंस, यानी कि डर क्रिएट करने के लिए, सो दैट कोई भी गलत कार्य करने से पहले सोचे, ठीक है। तो ये बातें हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज योर क्लोजर एंड विंडिकेशन। तो बेसिकली ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो डेथ पेनल्टी है एक प्रकार से विक्टिम के फैमिली को क्लोजर, यानी कि क्लोजर प्रोवाइड होता है। कहने का मतलब ये है कि संतुष्टि कह सकते हो कि हाँ केस जो है सॉल्व हो गए। नेक्स्ट इज योर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट। तो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट की बात करें तो पहली बात तो ये कहा जाता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो एक प्रकार से वेगनेंस है। वेगनेंस यानी कि प्रतिशोध कह सकते हो, बदला कह सकते हो, रेदर की ये सजा है, ठीक है। बिकॉज इट इज मोरली अनएक्सेप्टेबल कंसेप्ट। नैतिक रूप से देखे जाएंगे तो फिर मोरली ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो वैल्यूएबल माना जाता है, इसीलिए अगर जो ऑफेंडर है जिसने गलत कार्य किए हैं, इवन इन द वर्स्ट केस उसको राइट टू लाइफ से डिप्राइव नहीं की जानी चाहिए। दूसरा ये बात है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेथ पेनल्टी है इसके कारण सिर्फ और सिर्फ जो सोसाइटी में है वो निर्दयता की भावना जन्म लेती है। ब्रुटलाइजेशन का मतलब निर्दयता, कठोरता की भावना जन्म होती है, और साथ ही साथ जो स्टेट का रिलेशन है सिटीजन्स के साथ वो भी डिग्रेड होता है, ठीक है। जो रिलेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन देखने को मिल सकती है। तो ये आपका आर्गुमेंट अगेंस्ट एंड आर्गुमेंट इन फेवर हमने डिस्कस किया। अब इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स के लिए भी है, या फिर आप जो है इसको कोट कर सकते हो आंसर राइटिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोंड किया था कि भाई साहब अगर डेथ पेनल्टी दी जाएंगी तो ये इंश्योर किया जाए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी दी जाए। कहने का मतलब यह है कि सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन आप छानबीन कर लो, अगर सारे रास्ते बंद है तब कहीं ना कहीं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी के ऑप्शंस अपनाने चाहिए, अदरवाइज दूसरे अल्टरनेटिव्स है तो उसे देख लिया जाए। तो ये आप कंक्लूजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो अगर कैपिटल पनिशमेंट पे क्वेश्चन आता है तो, डेथ पेनल्टी पर क्वेश्चन आता है तो। दूसरा आपका केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, इसके तहत बोली जाती है कि जो पार्डनिंग पावर है एग्जीक्यूटिव का वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगी। और याद रखना है आपको कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है जो दी गई है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज योर भगवान दास वर्सेस स्टेट 2021, इसके तहत डेथ पेनल्टी को एक बार फिर से कंसिडर किए जाए इन केसेस अगर कोई हॉनर किलिंग के केसेस आते हैं तो। नेक्स्ट इज योर शत्रुघ्न
चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है और इसमें बेसिकली डिले इन एग्जीक्यूशन की सजा देने में डिले होती है, तो इससे रिलेटेड जजमेंट आया था। और इसको भी आप कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो। लॉ कमीशन 262 रिपोर्ट में रिकमेंड की गई थी कि जो डेथ पेनल्टी है उसको एबलिश ही कर देने चाहिए सारे क्राइम के लिए, एक्सेप्ट कि अगर कोई टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस एंड वॉर वेजिंग रिलेटेड ऑफेंसेस है तो ये भी आप कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो कि लॉ कमीशन का 262 रिपोर्ट रिकमेंडेड कि जो डेथ पेनल्टी है उसको एबलिश कर देनी चाहिए फॉर ऑल द क्राइम अदर देन टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस एंड वेजिंग वॉर। तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3, यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया कॉल्स फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन। अभी दो इंपॉर्टेंट इश्यू चल रहे थे, एक तो मैंने आपको बताया ओमान और इंडिया का जो रिलेशनशिप वो न्यूज़ में है, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका रशिया और यूक्रेन रिलेशंस का। और आपको ही पता है कि माहौल बन रहे हैं कि हो सकता है लड़ाई छिड़ जाए बिटवीन दीज टू कंट्री। तो क्या इश्यू है उसे हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस पर नज़र डालते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 भी आपका यही होगा, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो आपको पता तो होगा कि 1990 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था एंड बिफोर द डिसइंटीग्रेशन यूक्रेन वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ रशिया या फिर द सोवियत यूनियन। ठीक है, बाद में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूक्रेन भी अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में निकलता है। ठीक है, तो आखिर क्या इश्यू आ गई कि इस प्रकार की क्राइसिस देखने को मिल रही है बिटवीन द टू नेशन, तो उसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट को जान लेते हैं। तो इंडिया ने बेसिकली पीसफुल रेजोल्यूशन की बात कही है, जो भी सिचुएशन अभी इमर्ज होकर आ रहे हैं, तो कैसे, तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के माध्यम से, सो दैट लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन मेंटेन की जा सके। अब जो टेंशन है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, दोनों मैंने आपको बताया यूएसएसआर के फॉर्मर स्टेट्स रह चुके हैं। 2013 में ये सिलेक्ट होता है बिकॉज यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ क्लोज हो रहा था। क्लोज होने का मतलब नज़दीक जा रहा था, चाहे वो ट्रेड डील हो या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो सब दिख रहा था। अब रशिया को कैसे पसंद आएगा, क्योंकि रशिया क्लोज बॉर्डर शेयर करता है और आपको पता है यूरोपियन यूनियन के जो मैक्सिमम देश हैं वो नाटो के एलाइज हैं, तो इनडायरेक्टली एक प्रकार से यूएस का प्रभाव वहां पर है। अब यूक्रेन भी उसके तरफ जाएगा, यूरोपियन यूनियन की तरफ जाएगा, तो रशिया को तो सिक्योरिटी कंसर्न्स निकल कर आएंगी, है ना। तो इसीलिए ये टेंशन जो है धीरे धीरे इसीलेट होने शुरू हो गए और 2014 में रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला ये है ना, उसको अनेक्स कर लिया था, जो कि एक ऑटोनोमस पेनिनसुला था सदर्न यूक्रेन में। और जो हाल फिलहाल के आप जो टेंशन देख रहे हो वो 2021 दिसंबर से निकल कर आता है, जब रशिया ने एक प्रकार से डिमांड रखा वेस्ट के सामने कि पहली बात तो ये कि जो आपका यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, क्योंकि आपको ही पता होगा अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना जाएगा तो इनडायरेक्टली यूएस का प्रभाव यूक्रेन में, और दोनों जो रशिया और यूएस से आमने सामने हो जाएंगे, तो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो यही डिमांड रखी गई थी कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य ना बने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो नाटो के ट्रूप्स हैं इन द ईस्टर्न यूरोप और जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉय किए गए हैं इन द ईस्टर्न यूरोप, चाहे वो आपका इस रीजन में हो, इन सबको भी कम किया जाए। ठीक है, तो ये 2-3 डिमांड रखे गए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूएस और अन्य जो नाटो एलाइज हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ना भाई साहब ये तो डिमांड नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। तब से टेंशन इस्केलेट हो गया। अब बात करते हैं रशिया का एंड जो वेस्ट का इंटरेस्ट है यूक्रेन में। तो रशिया का तो इंटरेस्ट रहेगा इन द सेंस कि बोथ यूक्रेन एंड रशिया वेर पार्ट ऑफ सेम सोवियत यूनियन एंड शेयर्स 100 ऑफ ईयर्स ऑफ कल्चरल लिंग्विस्टिक फैमिलियर लिंक्स है। ठीक है, और एक प्रकार से यही जो शेयर्ड हेरिटेज है वो एक प्रकार से इमोशनल इश्यू है जिसको एक्सप्लॉइट किया गया फॉर इलेक्टोरल एंड मिलिट्री पर्पसेस, एंड
यूएस एंड यूरोपियन यूनियन का क्या इंटरेस्ट है? तो यूक्रेन जो है यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन के लिए एक बफर के रूप में काम करता है बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट, क्योंकि आप देख सकते हो, आपको मैप ध्यान से देखे जाए तो ये जो है आपका यूक्रेन है, ठीक है, और ये एक तरफ आपका रशिया है और ये एक तरफ आपका कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं या फिर इनडायरेक्टली कहो कि यूएस एलाइज हैं। तो यूक्रेन एक प्रकार से बफर के रूप में देखने को मिलता है। अगर आप समझो कि कोई भी देश, रसिया का ही अगर इधर प्रभाव होता है तो वेस्ट खतरे में आ जाएगा, वेस्ट के इंटरेस्ट जो है खतरे में आ जाएगा। अगर वेस्ट का ही प्रभाव यूक्रेन में आ जाए तो रशिया की चिंताएं बढ़ जाएगी। तो ये बातें है ना। फॉर यूएस एंड यूरोपियन यूनियन यूक्रेन इज क्रूशियल बफर बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। और इंडिया का क्या स्टेक है? तो पहली बात तो ये कि अब ये जो इश्यू है इंटरनेशनल लेवल इशू है, और आपको पता है रशिया और इंडिया की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी है एक प्रकार से, और साथ ही साथ यूएस के साथ भी रिलेशंस अभी अच्छे हो रहे हैं। तो बीच में इंडिया का भी स्टेक हो जाता है कि किसकी तरफ जाए, या फिर यूँ कह सकते हो कि क्या स्टेटमेंट दिया जाए। इसलिए जब भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं हमारे डिप्लोमेट्स के द्वारा सोच समझ के दिए जाते हैं, सो दैट जो आपकी मैटर है वो शांत तरीके से सॉल्व हो सके। तो रशिया के साथ तो ये है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज है लंबे समय से, और आप देख सकते हो 60 से 70% जो सप्लाई है वो आपका रशिया से ही आता है। एंड साथ ही साथ अफगानिस्तान के इश्यू को डील करने के लिए भी रशिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए। एंड अगर हॉस्टिलिटी होती है वेस्ट के साथ तो रसिया चाइना की तरफ जा सकता है, जो भारत के लिए ठीक बात नहीं होगी। एंड यूएस एंड यूरोप की अगर हम बात करें तो दोनों इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है भारत के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। और अभी जो चाइना अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, क्वाड की ही बात कर लो, तो इसलिए दोनों में से किसी को नाराज करना कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक बात तो नहीं होगी। इसलिए भारत ने एक प्रकार से शांतिपूर्वक डिप्लोमेटिक टॉक्स के माध्यम से इश्यू को रिजोल्व करने की बात कही है। तो ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रिव्यूड प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ग्रीन इनिशिएटिव अंडरटेकन अंडर MIV यानी कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो क्या ग्रीन इनिशिएटिव्स है उसे हम डिस्कस करेंगे और इस विजन की भी बात होगी। सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की करते हैं। तो सिलेबस देख सकते हो आप, आर्टिकल नंबर 4, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो आपका मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 है, इसको फॉर्मुलेट इस ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया है कि इंडिया को ग्लोबल मेरी टाइम सेक्टर में एक जगह मिले, फ्रंट रनर के रूप में भारत इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल मेरी टाइम सेक्टर के रूप में तैयार हो इन द नेक्स्ट कमिंग डिकेड। एंड जब हम बात करते हैं मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 की, तो इसके तहत लगभग 3 लाख से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, चाहे वो पोर्ट्स के डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट में हो, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज कैटेगरी, इन सब क्षेत्रों में। और ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव्स की बात करें जो MIV के अंतर्गत टॉक की गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इक्विपमेंट्स को एक्वायर करो सो दैट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो पोर्ट से हो रही हैं उसको मॉनिटर किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, डस्ट सप्रेशन सिस्टम एक्वाइजेशन किया जा सके, सीवेज या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स क्रिएट किए जा सके। तो आप देख सकते हो ग्रीन का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर इनिशिएटिव लिए जाए। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट किए जाएंगे टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मेजर थीम्स क्या है MIV के अंतर्गत? तो पहली बात तो बेस्ट इन क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी को इन्हांस किया जाए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के माध्यम से, ग्लोबल शेयर शिप बिल्डिंग में उसको भी इन्हांस किया जा सके, बिकॉज इंडिया के पास ह्यूज पोटेंशियल है कि वो शिप बिल्डिंग सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, काफ़ी अच्छी खासी रेवेन्यू आ सकती है, बिकॉज इंडियन ओशियन को आप ध्यान में रखो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रेड एंड बहुत सारे शिप्स गुजरते रहते हैं, ठीक है। रिपेयर एंड रिसाइकलिंग के सेक्टर में
एंड कार्गो एंड पैसेंजर मूवमेंट को एनहांस करवाया जा सकता है इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से। ओशियन कोस्टल रिवर क्रूज सेक्टर को भी प्रमोट किए जाएंगे अलोंग विथ लीड द वर्ल्ड इन सेफ सस्टेनेबल एंड ग्रीन मेरीटाइम सेक्टर। अब इंडिया का मेरीटाइम सेक्टर पर एक नज़र रखनी जरूरी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 95% ऑफ ट्रेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो होता है भारत का, वो आपका मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट से ही होता है, ठीक है। एंड 65% जो ट्रेड होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो आपका मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट से होता है। तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है प्रीलिम्स में। 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, नॉट ट्रेड वैल्यू। ट्रेड वैल्यू तो 65% है, ट्रेड वॉल्यूम आपका 95% है। एंड ओवर 5000 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज अभी डेवलपमेंट के कगार पर है। एंड साथ ही साथ शिप रिसाइकलिंग के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है, शिप बिल्डिंग के मामले में 21वें नंबर पर आता है। तो आप समझ सकते हो शिप रिसाइकलिंग की पोटेंशियल भारत में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लोअर कोस्ट पर शिप रिसाइकलिंग हो जाती है, इसलिए बहुत सारे देश जो है शिप रिसाइकलिंग के लिए भारत आते हैं। एंड along with it ranks top 5 countries supplying the trained manpower। तो ट्रेंड मैन पावर सप्लाई करने में टॉप 5 नंबर पर आते हैं ये भारत, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द की टारगेट्स। तो की टारगेट देख सकते हो आपका परसेंटेज ऑफ इंडियन ट्रांसशिपमेंट हैंडल बाय इंडियन पोर्ट्स अभी आपका 25% और इसको बढ़ाकर 2030 तक 75% या उससे अबव करना है। तो ये सब कुछ टारगेट हैं, आप पढ़ सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। गवर्नमेंट मूव्स प्लान टू लिंक डिजिटल आईडी। तो बेसिकली एक प्लान निकल कर आया है जिसके तहत जो भी हमारे आईडीज होते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आईडी जिसको आप कहते हो, चाहे लेट्स से कोई आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उन सबको एक प्रकार से कंबाइन करने का मतलब ये एक डिजिटल आईडी प्रोवाइड कर दिया जाए, सो दैट उस डिजिटल आईडी के माध्यम से सारे जो आपके आईडीज हैं वो यूज किए जा सके। अगर कोई वेरिफिकेशन करना हो या फिर यूं कह सकते हो कि अगर कोई ट्रांजेक्शन करना हो, तो ये बेसिक प्लान है कि हर जगह आपको 50 जगह पैन कार्ड तो कहीं आधार कार्ड डालने पड़ते हैं, तो एक ही आईडी होगा जिसमें आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सब लिंक्ड होंगे, तो फिर सहूलियत होगी ट्रांजेक्शन करने में या फिर कोई भी सर्विसेज का लाभ उठाने में। तो ये बेसिकली प्लान है। तो सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस आपका आर्टिकल नंबर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो देख सकते हो इसके तहत जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट किए जा सके, सो दैट जो भी डिजिटल आइडेंटिटीज सिटीजन्स को रखनी है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। और इसके तहत जो प्लान है वो वही है जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी विभिन्न प्रकार की कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन डाटा है उसको सिंगल यूनिक आईडी में लिंक किया जाए, सो दैट डिजिटल ट्रांजेक्शन जो भी किए जाते हैं, चाहे वो ऑथेंटिकेशन हो या फिर KYC सर्विसेज हो, उसमें सहूलियत आ सके। एंड अभी क्या होता है, इश्यू वही बात है मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्ट्रीज हैं या फिर स्टेट्स, उनको सेवरल आइडेंटिटीज जो है क्रिएट करनी पड़ती है फॉर द सेम सिटीजन। कि भाई साहब अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग से आइडेंटिटी कार्ड है, अगर टीचर है तो उसके लिए अलग से, फार्मर है तो उसके लिए अलग से, लैंड ओनर है तो उसके लिए अलग से। तो एक ही सिटीजन उसके 50 आईडी, ये इश्यू निकल कर आती। तो होगा क्या कि एक अम्ब्रेला यूनिक आईडी होगा, उसके तहत सारे जो डाटा हो वो इंटीग्रेटेड वे में मौजूद होंगे। और ये जो प्रपोजल है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क लाया था उसी का पार्ट है। और जब हम बात करते हैं IDEA फ्रेमवर्क की, तो इसको 2018 में नोटिफाई किया गया था। इसके तहत डिजिटल इकोसिस्टम को प्रमोट करने की बात कही जाती है और इसमें आपका वेरियस प्रिंसिपल्स एंड आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की बातें हैं, जिसके तहत लार्ज डिजिटल सिस्टम्स को डेवलप किया जा सके भारत में, और फोकस है पब्लिक सेक्टर पर। और डिजिटल इकोसिस्टम की बात करें तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड एडेप्टिव एंड ओपन सोशियो टेक्निकल सिस्टम है, जिसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी सबके प्रिंसिपल मौजूद होते हैं।
एंड जो इंड EA 2.0 फ्रेमवर्क है, इसका बेसिक एम यही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनको इनेबल किए जा सके कि वो वेरियस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर डिजाइन करे जो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री के परे हो और जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज का लाभ मिलना है सिटीजन को वो आसानी से दी जा सके। बेनिफिट क्या होगा? तो पहली बात तो वन गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के माध्यम से इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राप्त हो सकती हैं वाया मल्टीपल चैनल्स। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफिशिएंसी भी इन्हांस होंगी ऑफ डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड इफेक्टिवनेस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा of the developmental and welfare scheme and along with enhance the productivity of employees and agencies via easy to access information। so ये फ्रेंड्स हमने ऑल दीज आर्टिकल्स डिस्कस किया। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज आर्टिकल।